हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन ग्रेविटेशन में। पिछली क्लास तक अपन ने जो एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया था और एस्केप वेलोसिटी देख ली थी। अब अपन बात करते हैं प्लेनेटरी मोशन की। अब ये क्या है भैया प्लेनेटरी मोशन? प्लेनेटरी मोशन का मतलब है प्लेनेट की मोशन। ठीक, तो प्लेनेटरी मोशन की बात करें, इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है देखें, हमें पता है ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है, जिसको अभी अपन सर्कल मान के चल रहे हैं। सर्कल मतलब स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, जिसका मास m है, रेडियस r है। कोई प्लेनेट है जो कि r डिस्टेंस पर इस तरह से अर्थ के अबाउट चक्कर लगा रहा है, समझ से, जिसका मास m है। ठीक, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी हमें v की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? v की। इसको vo लिख देता हूँ, vo का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कैसे बताएंगे? हमें पता है अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो इसको इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r²। ये प्रोवाइड किसके द्वारा किया जा रहा होगा? ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करा रहा होगा m²/r। एक m से m गया, एक r से r गया, तो vo की वैल्यू निकल के आई √Gm/r। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल के आई √Gm/r। अब एग्जैक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सुने, ये जो रेडियस है, ये रेडियस r से है। अगर ये प्लेनेट एकदम अर्थ की सरफेस के एकदम पास में चक्कर लगा इस तरह, यानी r नियर अबाउट किसके बराबर हो जाए? r के। ठीक है, तो इसको एक बार v कहें आप। तो जब r = r होता है, उस स्पीड को अपन क्या कहते हैं? vo = आ गया √Gm/r। इस स्पीड को अपन ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं जब r = r हो जाता है। यानी जब कोई प्लेनेट एकदम अर्थ की सरफेस के जस्ट पास में चक्कर लगाता रहता है, उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। जब कोई प्लेनेट अर्थ की सरफेस के एकदम पास में चक्कर लगाता रहता है, तो जिस स्पीड से चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। समझ आई बातें? उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं √Gr। समझ से क्या लिखा जा सकता है? √Gr, क्योंकि G बराबर होता है Gm/r²। ये मैं कल बता चुका हूँ, G बराबर Gm/r²। ये वैल्यू डालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। समझ आई बातें? और बात करें, अब G की वैल्यू भी फिक्स है, R की वैल्यू भी फिक्स है, तो VO निकल के आता है 7.92 km/s। ठीक, इसको नियर अबाउट अपन लिखते हैं कैलकुलेशन पर्पज से 8 km/s। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। समझ आई बातें? बहुत बढ़िया। तो ऑर्बिटल स्पीड ये निकल के आती है। अब अगर बात करें इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट हुआ तो VO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। ठीक, इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट हुआ तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के अंदर क्यूब आएगा, r का क्यूब अपॉन r² तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो V0 प्रोपोर्शनल r। समझ आई बातें? क्योंकि जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉरी, वॉल्यूम के अंदर r³ आएगा और एक नीचे भी r है, कटा के कितना बच जाएगा? r² का अंडर रूट यानी r। क्लियर बातें? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हमें ये भी पता है कि एस्केप वेलोसिटी जो लिखी थी मैंने, वो लिखी थी √2Gm/r, या v एस्केप लिखा था मैंने √2Gr। इसको मैं लिख सकता हूँ v एस्केप = √2। √Gr की वैल्यू कितनी है? V0। तो v एस्केप होता है भैया √2V0। समझ से, यानी कोई प्लेनेट अगर इस तरह से चक्कर लगा रहा है, अगर उसकी स्पीड को √2 टाइम्स कर दिया जाए तो वो
अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा। समझ आई बातें? तो वी एस्केप इक्वल टू रूट टी वी नॉट, समझ आई चाहिए, रूट टू वी नॉट। क्लियर बातें? समझ आई बात? नोट डाउन करें। ये ऑर्बिटल स्पीड की कहानी होती है। यहाँ पे इस प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी होगी भैया हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई हाफ एम वी ऑर्बिटल कितना था? अंडर जी एम बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई 2r। समझ आई इसने? इतनी इसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये होती है क्या? नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाई आर। टोटल एनर्जी की बात करें, अरे पोटेंशियल एनर्जी तो सीधा फॉर्मूला आता है ना आपको। टोटल एनर्जी की बात करें तो दिस इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आएगा माइनस जी एम एम बाई 2r। समझ आई बातें? ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आया। क्लियर बातें? तो काइनेटिक पोटेंशियल टोटल निकल के आ गई। हमें पता होना चाहिए इनके बारे में भैया, ठीक। काइनेटिक का मैग्नीट्यूड बराबर टोटल का मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट ओनली साइन नेगेटिव है। मिटा दे रहा हूं मैं ये। बराबर काइनेटिक टोटल और पोटेंशियल के किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही है क्या? ठीक। तो ये रिलेशन होता है इनके मैग्नीट्यूड में। काइनेटिक का मैग्नीट्यूड बराबर टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का डबल। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करें नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होना चाहिए भैया। पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू जी एम एम बाई आर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 हो गया तो टोटल एनर्जी हो गया। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 मैग्नीट्यूड वाइज है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करें ग्राफ की, एनर्जी और आर के साथ ग्राफ। ठीक है, ये अगर एकदम पास में चक्कर लगा रहे हैं तो इस तरह, दूर चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्मॉल आर बन जाएगा। और वी ऑर्बिटल का एक फॉर्मूला और बताया था ना, अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर। तो ये अगर अर्थ के एकदम पास में चक्कर लगा रहा है तो कैपिटल आर आ जाएगा, थोड़ा दूर चक्कर लगा रहा है तो ये आ जाएगा। समझ आई बात है? क्योंकि वी ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? जी एम एम बाई अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर। अब इसका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव है इस तरह से। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आएगा इस तरह क्योंकि नेगेटिव में है, और टोटल एनर्जी का भी इस तरह ही आएगा। बट हमें ये पता लगाना है कि टोटल ऊपर आएगी कि पोटेंशियल ऊपर आएगी। भैया बड़ा कौन सा है? टोटल बड़ी है। नेगेटिव में देखो, अगर नेगेटिव नहीं होता तो टोटल छोटी थी, लेकिन नेगेटिव आने की वजह से टोटल एनर्जी क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो टोटल एनर्जी किधर आएगी? इधर, उधर आएगी। पोटेंशियल बड़ी होगी वो ऊपर आएगी ना, तो ऊपर टोटल आएगी, नीचे पोटेंशियल आएगी। समझ आई बातें? एक बार आप फिर से सोच लेना भैया, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा। मेरे हिसाब से टोटल ऊपर आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है विद साइन बात करें तो बड़ी है, तो विद साइन बात करें तो नीचे अपन जो बात कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, नहीं माइनस में वैल्यू नीचे जाने पे बढ़ेगी, तो पोटेंशियल सही है। ये ग्राफ है होता है भैया, एक साथ पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, ये ग्राफ होते हैं तीनों के। क्लियर बात है? बहुत बढ़िया। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी प्लेनेट को एक ऑर्बिटल से सेकंड, कोई एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल में शिफ्ट करने में कितना वर्क डन किया जाता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
to shift a planet to one orbit to find work done by external jet to shift a planet of one orbit to another orbit. One orbit of radius r1 to another orbit of radius r2. समझ आए इससे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपको पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू टोटल एनर्जी चेंज इन टोटल एनर्जी। समझ आई बातें, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, R2 में शिफ्ट करना है तो ये लिखेंगे माइनस जी एम एम बाई 2R1 2R2। टोटल एनर्जी हमारी क्या थी 2R2, प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 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 जी एम अपॉन 2R1। तो वर्क डन निकल के आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल के आया जी एम एम बाई 2 आ गया कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। समझ आई इससे इतना वर्क डन करता है, इतना वर्क डन करना पड़ता है किसी प्लेनेट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे शिफ्ट करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को। समझ आई बातें, नोट डाउन कर लें। सॉरी, समझ आई बात। बात करते हैं केपलर लॉ, केपलर्स लॉ। यहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रेविटेशन में, केपलर्स लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 लॉ है केपलर्स के। फर्स्ट ऑर्बिटल लॉ, या ऐसे लिख लो फर्स्ट लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ लिखते हैं या फिर ऑर्बिटल लॉ। समझ आई बातें, ये पहला लॉ है। अब ये क्या कहता है सुने, ये कहता है इफ ए प्लेनेट रोटेट in a circular motion then rotate in a spherical path. If a planet rotate on a spherical path then sun having on the center of sphere, कि अगर कोई प्लेनेट कोई स्पेरिकल पाथ में इस तरह रोटेट कर रहा है तो सन एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। समझ आई इससे, कोई प्लेनेट इस तरह से स्पेरिकल पाथ में रोटेट कर रहा है, इफ ए प्लेनेट रोटेट ऑन ए स्पेरिकल पाथ देन सन हैविंग ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। समझ आई इससे, क्लियर बात, ये बना लें आप। अगला स्टेटमेंट देखें इसी का है, इफ ए प्लेनेट रोटेट ऑन ए एलिप्टिकल पाथ। मेन स्टेटमेंट ये है अब जो लिख रहा हूं, इफ ए प्लेनेट रोटेट ऑन ए एलिप्टिकल पाथ देन सन हैविंग वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स। अब ये फोकस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखें। मैथ वालों को तो पूरी कहानी पता होता है क्योंकि वो एलिप्स एक अच्छी तरह से पूरा मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट लिख लेना, इफ ए प्लेनेट रोटेट ऑन एलिप्टिकल पाथ देन सन हैविंग वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। देखिए भैया बात करते हैं, सर्कल वाला तो स्फेरिकल वाला बता ही दिया मैंने, इसकी बात करें। ये हमारे पास कैसा है, स्फेरिकल पाथ है, ठीक, स्फेरिकल नहीं एलिप्टिकल पाथ। क्या बना रहा हूँ मैं,
एलिप्स बनाएं आप। चलो एलिप्स बना, इससे कैसे बनाएंगे? एलिप्स कैसे बनेगा भैया? इस तरह का एलिप्स है, एलिप्स है भैया, ध्यान रखें। ठीक, एलिप्स में हमें पता है ये ए होता है, दिस इज बी, ए होता है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, बी होता है हमारा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ई बराबर होता है एसेंट्रिसिटी, और ई और ए बी में रिलेशन होता है ई बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये बायोलॉजी वाले मत पूछना कहाँ से आया, मैथ का पार्ट है, मैं लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई प्लेनेट इस तरह से चक्कर लगा रहा है, मान लो यहाँ पर है, इस तरह से प्लेनेट इधर आ रहा है, ठीक, ये यहाँ पर है प्लेनेट, तो सन जो होगा एक फोकस पे होगा, सन यहाँ कहीं होगा। दो फोकस होते हैं एलिप्टिक में, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। तो जो सन होता है, अगर प्लेनेट यहाँ से शुरू कर रहा है घूमना, अगर प्लेनेट ने यहाँ से घूमना शुरू किया तो सन जो होगा वो जो दूर वाला फोकस है उस पर होगा, सन जो होगा दूर वाले फोकस पे। तो ये प्लेनेट यहाँ से घूम रहा है, सन यहाँ पे होगा। अगर ये यहाँ से घूमना शुरू करता तो सन यहाँ पे होता। समझ आई बातें? इस चीज़ का ध्यान रखें। ये फोकस है भैया, ये क्या है? फोकस है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -AE,0, यानी ये वाला सन से इस लाइन के बीच का ए डिस्टेंस होता है, ठीक है। समझ आई बातें? जब प्लेनेट यहाँ पे था तो उसकी स्पीड कोई v1 थी, और जब प्लेनेट यहाँ पे था तो उसकी स्पीड कोई v2 थी। समझ आई बातें? अब पूरी कहानियाँ बस इतना सा ऑर्बिटल फर्स्ट लॉ तो यही है कि अगर कोई पार्टिकल या प्लेनेट एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो सन जो होता है वो एलिप्स के एक फोकस पे होता है। इतना स्टेटमेंट है उसका। उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उन पर पूरी डिस्कस करते हैं अपन। इधर देखें तो ये वाला सेपरेशन, इस पॉइंट को कहते हैं, जो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है इसको अपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोजी, अपोजी नहीं, एपोजी। और जो सबसे पास का पॉइंट होता है, सबसे पास का पॉइंट ये है, इसको जो दूर का पॉइंट है उसे एपोजी कहते हैं, और ये जो पास का पॉइंट होता है उसे पेरिजी, इसको कहते हैं पेरिजी। जो पास का पॉइंट होता है सन के, इसे कहते हैं पेरिजी, ऐसे नाम है भैया। इस पॉइंट को कहते हैं पेरिजी और इस पॉइंट को कहते हैं अपोजी। अपोजी होता है सन से मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट, और पेरिजी होता है सन से मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट। यानी ये वाला डिस्टेंस है आर मिनिमम, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है आर मैक्सिमम। समझ आई बातें? ठीक। सन से जब पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो v1, इसको अपन कह सकते हैं मिनिमम स्पीड। यहाँ पे स्पीड मिनिमम होती है अपोजी पर, और पेरिजी पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है जनाब। समझ आई बातें? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई? आर मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है a + AE, a + AE, यानी a कॉमन आके 1 + E। सॉरी, आर मिनिमम कितनी आएगी? ये अगर a है तो ये भी a है, आर मिनिमम आएगी a - AE, तो a × 1 - E। समझ आई बातें? आर मैक्स और आर मिनिमम इतनी आती है। अगर आर मैक्स प्लस आर मिनिमम कर दिया जाए तो ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। समझ आई चीज़ें? 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर बातें? इसको सही ढंग से बना लेना, शायद दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा। ABAE सब कुछ दिख रहा है भैया, सही ढंग से बना लोगे तो सब कुछ दिख जाएगा। तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बराबर 2 × A का मतलब सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है बातें? इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी V मैक्सिमम V मिनिमम क्या आई, क्यों आई, अभी देखते हैं, कहानी पूरी समझेंगे अभी। ठीक है, तो इस कहानी को अभी समझेंगे साहब, इसको अभी नहीं समझा सकता, एक बार याद रखें आप। अभी सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं, सेकंड लॉ पढ़ने के बाद पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो केपलर लॉ में सेकंड लॉ पढ़ते हैं। सेकंड लॉ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड लॉ ही हमेशा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ज़िंदगी का नियम है, फैक्ट है ये। अगर किसी के पास 3 चीज़ें हैं ना तो सेकंड वाला सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर किसी के 3 बच्चे हैं माँ बाप के तो सेकंड वाला ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं सर? मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ।
आप देख लेना, ये ज़िंदगी में भी लागू होता है। और हमेशा अगर कहीं पे 3 रूल है, जैसे न्यूटन्स 3 लॉ थे, सेकंड वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी तरह केपलर के 3 लॉ है, सेकंड वाला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केपलर का सेकंड लॉ क्या है? ये है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी लिख लें भैया, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट इन इक्वल टाइम एरिया swept by the planet is also equal. It states that in equal time interval, area swept by the planet is also equal, ठीक है। अगर कहीं पे भी पार्टिकल ने टी टाइम लगाया है और एरिया कवर ए किया है, अगली बार अगर उसने टी टाइम लगाया तो एरिया कवर भी ए ही होगा। समझ आई बातें? ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ का। कैसे? देखो, ये हमारे पास क्या था? एलिप्टिकल पाथ था, ठीक। इसमें मान लेते हैं कि जो सन था हमारा सन यहाँ कहीं था, ठीक। और मान लिया कि प्लेनेट यहाँ कहीं है, v स्पीड के साथ इधर जा रहा है, और ये t इक्वल टू टी टाइम पर है। ये प्लेनेट यहाँ है और ये t इक्वल टू टी टाइम की कहानी है। तो इसको जोड़ने वाली लाइन ये है, ठीक। इस तरह जोड़ने वाली। कुछ समय के बाद मान लो यहाँ पहुँच गया t प्लस डी टी पे, तो इसको जोड़ने वाली लाइन ये है। तो इसने कितना एरिया कवर किया? इतना एरिया स्वेप्ट किया इन dt टाइम इंटरवल। इस एरिया को नाम दिया मैंने dA, और ये जो टाइम इंटरवल है ये dt है। दोबारा सुन लें, जब पहले प्लेनेट यहाँ पे था, कुछ dt टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये टाइम t पे था, ये टाइम t प्लस dt पे है। तो उसने इतना एरिया स्वेप्ट किया। एरिया को हमेशा कहाँ से मेज़र करना है? सन से। ध्यान रखें, एरिया को कहाँ से मेज़र करना है? सन से, ठीक। इतना एरिया इसने मेज़र किया। समझ आई बातें? तो ये जो dA बाई dt होता है ना, dA बाई dt, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो अभी देखेंगे। बट dA बाई dt जो होता है, इसे ही कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब कोई तो आधी जनता तो वेलोसिटी देख के मीटर पर सेकंड कर देगी, क्या पता वो यूनिट ही पूछ ले मीटर पर सेकंड। यूनिट बताओ एरियल वेलोसिटी की, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर बात है? अब एरियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। भैया ये वाला एरिया है, मैंने जो एरिया स्वेप्ट किया है ये देने का बना रहा हूँ। ये वाला एरिया पूरा बना रहा हूँ अलग से ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक। ये वाला एरिया है और ये पाथ इस तरह से है, छोटा सा सर्कल है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला, ठीक। समझ आई बातें? समझ आई? ये वाला यहाँ पे। अब तुम बताओ dt टाइम में ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी v dt। अरे ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी होगी? v dt। ds बराबर v dt, ds बाई dt इक्वल टू v, तो ds बराबर v dt। समझ आई बात है? और एरिया वेलोसिटी वेक्टर हमारा इधर की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर हमारा इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ है। ये वेलोसिटी वेक्टर है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये डिस्टेंस मैं इसको dx नाम दे रहा हूँ, तो dx हमारा v dt के बराबर है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्या? नहीं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, यहाँ से क्या डाला? एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, देखो समझ आएगा। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होगा, इस तरह का है। मतलब ये वाली डिस्टेंस कौन सी बड़ी होगी? नीचे वाली बड़ी होगी ना। मैं कैसे बना रहा हूँ भैया?
इस तरह, ठीक। तो यहाँ से मैं डालूंगा एक परपेंडिकुलर इस पर, ये 90, ठीक। वेलोसिटी हमारा इधर की तरफ है, वेलोसिटी हमारा इधर की तरफ, ये एंगल थीटा, ये वाली डिस्टेंस dx है जिसको मैं vdt कह रहा हूँ। अब इसको मैं अगर एक ट्रायंगल मान लूँ, इसको मैं एक ट्रायंगल मान लूँ, तो छोटा सा एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, ये वाला, हाइट हमारी ये रही। तो तुम बताओ ये डिस्टेंस है dx, ये डिस्टेंस क्या है dx, ठीक है। तो ये अगर थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, सही है क्या? अगर ये एंगल थीटा, अरे डायग्राम ही सही नहीं से बन पा रहा, दोबारा रुको, मैं बनाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखें इसको, डायग्राम को आप सही इसी में फंसाने की कोशिश करता हूँ, एक बार अलग से बनाएंगे तो समझ नहीं आ पा रहा है। इधर देखो, यहीं पे देखो, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है vdt, ये वाली डिस्टेंस है vdt, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेट में लाइन मान सकता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा है, ठीक। यानी ये लाइन, ये लाइन, ये एंगल थीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। समझ आई चीज़ें? ये डिस्टेंस है vdt, ये एंगल अगर थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी vdt साइन थीटा। समझ आई बातें? अरे भैया ये डिस्टेंस vdt, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा vdt साइन थीटा। तो एरिया की बात करें तो अगर मैं एक पूरे को एक ट्रायंगल मान लूँ, तो हाफ इंटू बेस कितना, बेस इस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस r है भैया, सन से लेके प्लेनेट के बीच की। r जो है सन से प्लेनेट के बीच का सेपरेशन है, r इज सेपरेशन बिटवीन सन एंड प्लेनेट, ठीक है। तो d इक्वल टू हाफ इंटू vdt साइन थीटा, हाइट हो गई और बेस हो गया r, ठीक है। तो dA बाई dt जो निकल के आया, dt को इधर कर दिया, ये निकल के आया vr साइन थीटा बाई 2। तो dA बाई dt निकल के आ गया vr साइन थीटा बाई 2। क्लियर बात है? तो dA बाई dt की वैल्यू, dA बाई dt की वैल्यू ये निकल के आती है, जो dA बाई dt की वैल्यू बताई थी वो ये निकल के आती है, ठीक है। समझ आई बातें? लिख लेना इसको भैया, सही ढंग से बना लेना, आपको लास्ट में वैल्यू याद रखनी है। समझ आई बात? इसके बाद बात करें और भी आगे इसको निकालते हैं, तो और भी निकालें। एक बात समझें आप कि हमें पता है कि ये जो प्लेनेट है, जब प्लेनेट यहाँ पे था तो इसको जोड़ने वाली प्लेनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन हमेशा सन से पास होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में ही है। एक प्लेनेट है, एक सन है, अट्रैक्शन फोर्स यहीं पे से लग रहा है, और हमें पता है इनके बीच का फोर्स, ये कहीं भी पहुँच जाए, इनके बीच लगने वाला फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सन से पास होगी। और जब प्लेनेट यहाँ पे होगा तो फोर्स इधर ही तो लगेगा, जो कि कहाँ से पास होगा, सन से। जब प्लेनेट यहाँ पे होगा तो लाइन इस तरह होंगी, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। यानी हमेशा इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है हमेशा कहाँ से पास कर रही है, सन से पास कर रही है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, जब किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करे तो उसका टॉर्क 0 होता है। तो टॉर्क ऑफ प्लेनेट अबाउट सन इज 0, टॉर्क ऑफ प्लेनेट अबाउट सन इज इक्वल टू 0। समझ आई बातें? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा कहाँ से पास कर रही है, सन से पास कर रही है। क्लियर बातें? तो टॉर्क ऑफ प्लेनेट अबाउट सन इक्वल टू 0। जब टॉर्क 0 होता है तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mv क्रॉस r या mr क्रॉस v था कि नहीं? L वेक्टर था mr क्रॉस v, ये था। L को अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो mvr साइन थीटा, जब क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। vr साइन थीटा की वैल्यू क्या है, L बाई m उठा के यहाँ पे रखेंगे तो dA बाई dt की वैल्यू निकल के आ गई L/2m। L भी कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क 0 है तो L कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ही है, तो L/2m। m किसका मास है भैया, m है प्लेनेट का मास। m किसका मास है, प्लेनेट का मास, ध्यान रखना। ठीक है, तो dA बाई dt की वैल्यू निकल के आती है L/2m, जो कि कांस्टेंट होती है। क्लियर बातें?
बहुत बढ़िया, इस चीज़ को नोट डाउन करें। आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। नोट डाउन करो भैया। नोट डाउन करिए, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, इसी पे कुछ बेस्ड एग्जांपल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।